बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई सीमांचल में नजर आ रही है, जहां तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि सीमांचल के 4 जिलों यानी पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज की कुल 24 विधानसभा सीटें, जो कि बेहद अहम मानी जाती हैं, यहीं से तय होगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। तभी तो तमाम पार्टियों ने चुनावी अभियान का आगाज यहीं से किया है। खास बात यह है कि ये चारों जिले बंगाल से सटे हुए हैं और बिहार के कुल 17% मुस्लिम आबादी का लगभग आधा सीमांचल में ही बसा हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में बीजेपी ने 8, जेडीयू ने 4, आरजेडी ने 1, कांग्रेस को 5, सीपीआईएम को 1 और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने चौंकाते हुए 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। वहीं पिछले बार ओवैसी की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचा और आरजेडी को यहां भारी नुकसान हुआ था। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव के बाद सीमांचल में एक नई ताकत का उभार हुआ है, जिसका नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी की आंखों में चुभने के बावजूद पप्पू यादव का नाम बिहार की राजनीति में काफी तेजी से उभरा है। ऐसे में अब कांग्रेस को उम्मीद है कि पप्पू यादव का सीमांचल में बढ़ता प्रभाव और मुस्लिमों के साथ साथ यहां के ओबीसी वर्ग के बीच पप्पू यादव की मजबूत पकड़ पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पप्पू यादव अकेले दम पर सीमांचल की कितनी सीटों पर कांग्रेस का गेम बनाएंगे और एनडीए का गेम बिगाड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने सीमांचल में अपनी उस ताकत का एहसास कराया जिसका अंदाजा पटना तो छोड़िए, दिल्ली में बैठे नेताओं को भी नहीं था। 1990 के दशक में पप्पू यादव का नाम बिहार के बाहुबलियों में तेजी से उभरा। कम उम्र में ही उन्होंने कोसी और सीमांचल में सत्ता स्थापित कर ली। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने मधेपुरा की सिंहेश्वर सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री ली। फिर तो जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। पप्पू यादव की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लाख कोशिशों के बावजूद पप्पू यादव आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की वजह से कांग्रेस से टिकट नहीं ले पाए थे और निर्दलीय चुनाव में उतरकर उन्होंने आरजेडी की बीमा भारती और एनडीए के कद्दावर नेता संतोष कुशवाहा को 20,000 वोटों से हरा दिया। सिर्फ यही नहीं, पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी और कांग्रेस के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई थी। पप्पू यादव का प्रभाव न सिर्फ पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों पर है, बल्कि अररिया, किशनगंज और कटिहार में भी लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, जिससे वो वोटों को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। पूर्णिया के आदिवासी समुदाय में भी पप्पू यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती है और लोकसभा चुनाव में उन्हें उनका समर्थन भी मिला था। कुछ अगड़ी जातियों को छोड़ दें तो पूर्णिया की तमाम सीटों पर पप्पू यादव की पकड़ और मुस्लिमों के साथ साथ ओबीसी और पिछड़े भी उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी मुसीबत में पप्पू यादव वहां खड़े नजर आते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अनधिकृत रूप से पप्पू यादव को सीमांचल में कांग्रेस के पक्ष में वोटों की गोलबंदी करने का काम सौंप दिया है। 2020 के चुनाव में 70 सीटों में से कांग्रेस ने महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बावजूद इस बार कांग्रेस अपनी सीटों में किसी भी प्रकार की कटौती बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आरजेडी के आगे कांग्रेस के ना दबने के पीछे की वजह कुछ लोग पप्पू यादव को भी मानते हैं, क्योंकि पार्टी जानती है कि पप्पू यादव उसके लिए इस चुनाव में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। एक तरफ जहां आरजेडी पहले से ही तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस बताकर खुद को बड़ा भाई साबित करना चाह रही है, तो वहीं पप्पू यादव को यह कई बार कहते सुना जा चुका है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय किया जाएगा। उनका साफ कहना है, कई बार वो कह चुके हैं कि कांग्रेस सीट बंटवारे पर कोई समझौता नहीं करेगी। हाल ही में पप्पू यादव ने कहा था कि सीमांचल में महागठबंधन के सांसदों की जीत के आधार पर टिकटों का बंटवारा होना चाहिए। वर्तमान में बात की जाए तो कांग्रेस के पास इस इलाके में विधानसभा की 4 तो वहीं लोकसभा की 1 सीट किशनगंज है, लेकिन सीमांचल में इस बार सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी के लिए ही नजर आ रही है। पूर्णिया में पार्टी की सबसे बड़ी नेता बीमा भारती लगातार 2 चुनाव हार चुकी हैं और यादुका हत्याकांड में उनके पति और बेटे की भूमिका ने लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता को रसातल में पहुंचा दिया है। उन्हें मौजूदा विधायक शंकर सिंह से कड़ी टक्कर मिली, जो इस वक्त जेडीयू के पाले में है। आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी करने में पप्पू यादव ने कोई कमी नहीं की है।
एक तरफ जहां पप्पू यादव ने कई इलाकों के मुस्लिम वोटरों पर अपनी पकड़ बना ली है, तो वहीं इलाके के यादव समुदाय पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव नजर आ रहा है, जो आरजेडी के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी को पूर्णिया और अररिया जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में काफी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, जिसे पहले लालू की पार्टी का कोर वोटर्स माना जाता था। अररिया में बीजेपी के प्रदीप सिंह ने आरजेडी के शहनवाज को हराया था। सीमांचल में पिछले बार महागठबंधन का किसी ने खेल सबसे ज्यादा बिगाड़ा था, तो वो थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। एआईएमआईएम ने 2020 के चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सीमांचल की अमौर, बहादुरगंज, बयासी, जोकीहाट और कोचाधामन विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम की जीत हुई थी। इनमें से अमौर से जीते अख्तरुल इमान, जो कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्हें छोड़कर बाकी की 4 सीटों के विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। वहीं सीमांचल की 4 अन्य सीटों पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे थे। सीमांचल में एआईएमआईएम की जीत के पीछे सबसे अहम कड़ी है यहाँ के मुसलमान। जी हां, 2011 की जनगणना के मुताबिक सीमांचल के जिलों में मुस्लिम आबादी देखें तो अररिया में 43%, किशनगंज में 68%, पूर्णिया में 38% और कटिहार की 44% आबादी मुस्लिम है। कुल मिलाकर सीमांचल की 46% आबादी मुस्लिम है। मुस्लिम बहुल होने की वजह से सीमांचल की सभी सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं। अगर जिलेवार देखें तो अररिया में मुसलमानों के अलावा यादव और दलित भी अच्छी संख्या में हैं। वहीं किशनगंज में मुस्लिम ही निर्णायक हैं। इसी तरह पूर्णिया में मुस्लिम मतदाताओं के बाद यादव और अति पिछड़ी जातियों की आबादी ठीक ठाक है। कटिहार में मुस्लिम मतदाताओं के अलावा सवर्ण, यादव और ओबीसी मतदाता अच्छी संख्या में हैं। ओवैसी ने इस क्षेत्र में लगातार विकास का मुद्दा उठाया था और मुसलमानों की हक की आवाज भी बने, जिसके चलते रिजल्ट उनके फेवर में आया। हालांकि इस बार एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव आरजेडी को भेजा था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही ओवैसी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। माना जा रहा है कि ओवैसी पिछले चुनाव में भी मुस्लिम वोटों का बिखराव करके एनडीए को फायदा पहुंचा चुके हैं और इस चुनाव में भी ओवैसी के अकेले चुनावी मैदान में कूदने से एनडीए को फायदा हो सकता है। अब ओवैसी पहले से ही इस इलाके में महागठबंधन की टेंशन बढ़ाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू को भी कम नहीं आंक सकते। इस इलाके के रॉबिन हुड माने जाने वाले पप्पू यादव बीजेपी को अकेले अपने दम पर रोक पाएंगे या नहीं, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। आंकड़ों पर ध्यान दें तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में से 11 पर लड़कर बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें अररिया और कटिहार से 3-3 सीटें, जबकि पूर्णिया से 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। किशनगंज जिले से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ था। पूर्णिया की बात की जाए तो वो एक स्विंग डिस्ट्रिक्ट रहा है। 2020 में यहाँ बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% था। पूर्णिया सदर सीट से पिछले 2 बार से बीजेपी के विजय खेमका जीतते आ रहे हैं। 2020 में विजय खेमका 97,757 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। 2015 में भी इस सीट से विजय खेमका ही जीते थे, जबकि साल 2000 और 2005 और 2010 में भी बीजेपी के राजकिशोर केसरी ने यहां से जीत हासिल की थी। अररिया भी बीजेपी के लिए एक अच्छा मैदान है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव में पार्टी का स्ट्राइक रेट 50% से कम नहीं रहा। हालांकि कटिहार में 2010 में जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% था, जो 2015 में गिरकर 33% रह गया है। अब चुनाव से ऐन वक्त पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया से 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके यहां एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, वो है विकास का संदेश। खास बात यह है कि 2020 की तरह इस बार भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो एनडीए के लिए कुछ हद तक फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन वक्फ बिल को लेकर जो नाराजगी बिहार के मुस्लिमों में बीते दिनों दिखी है, उससे एनडीए को सीमांचल में झटका लग सकता है। कई मुस्लिम संगठनों में तो वक्फ बिल पर इतनी नाराजगी थी कि उन्होंने नीतीश की इफ्तार पार्टी में जाने तक से इनकार कर दिया था। ऐसे में सीमांचल में बीजेपी को भी जेडीयू के साथ सीटों का नुकसान हो सकता है। वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से मुस्लिमों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, उसे अपने पक्ष में भुनाने में पप्पू यादव ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हालांकि अब इस बिल को कानूनी अमली जामा पहनाया जा चुका है, लेकिन इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने से लेकर संसद में बिल के खिलाफ वोटिंग करने के जरिए पप्पू यादव ने सीमांचल के मुसलमान तबकों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। फिलहाल नौबत यह आ गई है कि जिस इलाके में बीजेपी पिछले कई सालों से अपना परचम लहराते आ रही थी, अब उसी पूर्णिया सदर और कुछ अन्य सीटों पर उम्मीदवार नहीं बदले गए तो इसका भी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका सहित कई ऐसे विधायक हैं जिसके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। सवर्ण के साथ ही ओबीसी वोटर्स भी विधायकों से नाराज हैं। शायद यही वजह है कि आनन फानन में बिहार और केंद्र सरकार ने मिलकर पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू कर दिया,
जो उस इलाके की बहुप्रतीक्षित मांग थी। 10 साल पुराने पीएम मोदी के इस वादे को पूरा नहीं होने से लोकसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को नुकसान उठाना पड़ा था। क्योंकि सीमांचल के हजारों मुस्लिम परिवार के लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, इसलिए एयरपोर्ट वहां विकास का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था, जो अब फाइनली शुरू हो चुका है। उधर विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने चुनाव में खुद को पिछड़ता देख आनंद फानंद में चुनाव आयोग के जरिए एसआईआर का मुद्दा उठाया, ताकि फर्जी और अवैध वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें। चुनाव से पहले बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सीमांचल में उनके परंपरागत वोटर्स का नाम एसआईआर के जरिए काट दिया गया। असल में बिहार में निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची से कुल 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए हैं, जिसमें सीमांचल से कुल 7,61,914 वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जिसका असर यहां के चुनावी नतीजों में देखने को मिल सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों में वे नाम भी शामिल हैं जिनकी या तो मौत हो चुकी है या जो नाम रिपीट होने की लिस्ट में शामिल हैं, या फिर जिन्होंने अपने नाम किसी अन्य राज्य या जिलों में स्थानांतरित करा लिए हैं। लेकिन फिर भी विपक्षी दलों को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि एसआईआर के जरिए उनके कोर मुस्लिम वोटर्स का नाम कहीं लिस्ट से बड़ी संख्या में हटा ना दिया गया हो। मगर कांग्रेस को फिर भी उम्मीद है कि इस इलाके में पप्पू यादव उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वैसे भी पॉपुलैरिटी और पोल मैनेजमेंट राजनीति के खेल में ऐसे दो हथियार हैं जो आपका खेल बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बना सकते हैं। अगर किसी को लगने लगे कि वे इस गेम में पिछड़ता जा रहा है तो इन दो काबिलियत के भरोसे किसी विरोधी का खेल बिगाड़ा भी जा सकता है। कहा जाता है कि पप्पू यादव के अंदर ये दोनों खूबियां हैं। इसके अलावा पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के फेवर में कई सारी बातें और भी हैं। पप्पू यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया था कि वे पिछले 3.5 दशक से जरूरतमंद लोगों को 280 करोड़ से ज्यादा रुपए बांट चुके हैं। कई मौकों पर वे लोगों को खुलेआम पैसा बांटते देखे गए हैं। हालांकि इसको लेकर विरोधी सवाल भी उठाते रहे हैं कि आखिर उनके पास कितनी संपत्ति है और इतना पैसा आता कहां से है। पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने 90 कट्ठा जमीन बेचकर 5 करोड़ रुपए जमा किए थे और इस पैसे से उन्होंने लोगों की मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने बिहार में 2020 में बाढ़ के वक्त पूर्णिया में 5 बीघा जमीन बेच दी और 3 करोड़ रुपए मिले तो बाढ़ पीड़ितों की मदद की। दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास को भी पप्पू यादव ने सेवा आश्रम बनाया हुआ है। वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पैसों की तंगी के चलते अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकते हैं, उनके लिए सांसद पप्पू यादव के सेवा आश्रम में रहने से लेकर खाने पीने जैसे तमाम इंतजाम है। ये चीजें एक दिन में काउंट नहीं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने कामों के जरिए पप्पू यादव ने सीमांचल के वोटर्स को काफी प्रभावित किया है। लेकिन क्या वे इसे 2025 के विधानसभा चुनाव में वोटों में तब्दील कर पाएंगे या नहीं, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।